23 जनवरी 1968 अमेरिकन स्पाई शिप यूएसएस प्यूब्लो सी ऑफ जापान में इंटेलिजेंस मिशन के लिए पहुंचती है। ये शिप खुद को एक ओशन रिसर्च वेसल बताकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही थी, बट एक्चुअल में ये अमेरिका के लिए स्पाई कर रही थी। जब ये सी ऑफ जापान में पहुंची तो इस शिप का सामना होता है 2 नॉर्थ कोरियन सबमरीन चेजर्स से। सबमरीन चेजर्स शिप से आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं तो शिप का कैप्टन बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिकन फ्लैग रेज करता है, मगर इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। The North Koreans have seized a U.S. Navy ship with 82 men aboard and have taken it into a North Korean port. If it's left up to the military to force release of the USS Pueblo and her crew, the options are few and highly dangerous. जो शिप यूएस नेवी से बिलोंग करती थी अब वो नॉर्थ कोरिया के कब्जे में थी और 83 क्रू मेंबर्स को होस्टेजेस बनाकर नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में भेज दिया गया था। अगले 11 महीने तक दोनों कंट्रीज के बीच नेगोशिएशन चलती हैं और दिसंबर 1968 में नॉर्थ कोरिया क्रू को छोड़ देता है, मगर इस इंसिडेंट के बाद से ही यूएस और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस खराब होने लगे थे। उसके बाद से अभी तक नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता आया है और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता रहा है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए एक एक्ट ऑफ वॉर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक कंट्री जिसकी जीडीपी रैंक 135th है वो दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन के अगेंस्ट खड़ा है। सिर्फ खड़ा ही नहीं बल्कि कुछ केसेस में उसको डरा कर ब्लैकमेल भी करता है। आपका आंसर हो सकता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट? नहीं, 1968 में नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 2006 में किया था। इसका मतलब यूएसए और बाकी कंट्रीज के पास डेकेड्स थे कि वो नॉर्थ कोरिया को एक नॉर्मल कंट्री बना सकते थे, सैंक्शंस के थ्रू, मिलिट्री कू के थ्रू या किसी इन्वेजन के थ्रू। बट यूएसए ऐसा करने में नाकाम रहा। ऐसा इसलिए नहीं है कि बाकी कंट्रीज ने ट्राई नहीं किया, ऐसा इसलिए है कि न्यूक्लियर वेपन्स तो सिर्फ एक पार्ट है, बाकी बहुत से रीजंस है जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया इज इम्पॉसिबल टू कॉन्कर। जितना मुझे पता है नॉर्थ कोरियन रजीम का सर्वाइवल एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि वो एक सोची समझी स्ट्रेटजी है जो पिछले 60 सालों से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी का पार्ट 1 है इम्पेनिट्रेबल डिफेंस। नॉर्थ कोरिया यहाँ के रहने वालों के लिए एक लार्जेस्ट प्रिजन ऑन अर्थ है और बाकी दुनिया के लिए एक ऐसा किला है जिस पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया में बहुत से माउंटेन्स हैं और इन माउंटेन्स में छोटी छोटी वैलीज हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने मैसिव अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा है जो इनको एनिमीज के सर्विलेंस एंड डिस्ट्रक्शन से बचाता है। फाइटर जेट्स को माउंटेन्स के अंदर पार्क कर रखा है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टेक ऑफ कर सकते हैं और यहाँ के माउंटेन्स में हिडन बंकर्स एंड रॉकेट सिस्टम्स, मोटार्स हैं जो कि दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं बिना दुश्मन के सर्विलेंस में आए। एस्टिमेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 8000 से लेकर 15000 तक अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं जिसमें एयरफोर्स के वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, रनवेज हैं जो कि माउंटेन्स को कट करके बनाए गए हैं और बहुत सी टनल्स ऐसी हैं जिसमें पूरे टैंकर्स मूव कर सकते हैं। साउथ कोरिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में किम इल सुंग ने एक टनल बिल्डिंग कैंपेन का ऑर्डर दिया था। उसका मानना यह था कि एक टनल ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू 10 एटॉमिक बॉम्ब्स। इस वजह से नॉर्थ कोरिया में डीप एंड लंबे टनल्स बनाए गए हैं और बहुत से टनल्स ऐसे हैं जो नॉर्थ कोरिया से होकर साउथ कोरिया में जाकर खत्म होते हैं। इन टनल्स के बनने के कई डेकेड्स बाद जाके साउथ कोरियन आर्मी को इसका पता चला था। अगर नॉर्थ कोरिया पर अटैक होता है तो उसके पास टनल्स एंड बंकर्स का एडवांटेज है। ये टनल्स पूरे नॉर्थ कोरिया में फैले हुए हैं जो कि इनको दुश्मनों के मिसाइल्स एंड बॉम्ब से बचाएगा और इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है जिसमें 30% ऑफ नॉर्थ कोरियन पॉपुलेशन या तो आर्मी में सर्व कर रही है या तो रिजर्व में है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक कंट्री जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसकी इकोनॉमी सैंक्शंस की वजह से बाकी दुनिया से कट ऑफ हो रखी है, वो पैसे कहां से लाती है इन सब चीजों के लिए? और ये चीज हमें ले चलती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज मास्टर्स ऑफ नेगोशिएशंस। नॉर्थ कोरियन रजीम का ओनली गोल है पावर में रहना, इसलिए किम फैमिली ने नेगोशिएशंस के आर्ट को मास्टर कर लिया है। बाकी दुनिया के लोग इनको पागल समझते होंगे बट ये जानबूझकर ये सब कुछ करते हैं और इसका इनको फायदा भी होता है। हर 1 से 2 साल में नॉर्थ कोरिया न्यूज में रहता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, या तो वो अमेरिका को धमकियां दे रहे होते हैं या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत बार हम न्यूज में सुनते हैं कि नॉर्थ कोरिया वॉर में जाने वाला है। जब टेंशन्स बढ़ती हैं तो नॉर्थ कोरिया नेगोशिएशंस कर लेता है। इससे नॉर्थ कोरिया को बहुत फायदा होता है, इससे उस पर लगी सैंक्शंस में कमी आती है। यूएस और वेस्ट के सैंक्शंस लगाने के बावजूद नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच काफी अच्छे रिलेशंस हैं और इन दोनों कंट्रीज के बीच काफी ट्रेड होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सैंक्शंस का नॉर्थ कोरिया पर असर पड़ रहा है, मगर उतना नहीं। और ये चीज हमें ले चलती है 3rd पॉइंट की तरफ,
दैट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। सैंक्शंस एक टूल है जिससे एक कंट्री को बाकी कंट्री से अलग कर दिया जाता है, और जब एक कंट्री पर सैंक्शंस लगाई जाती है उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वहाँ के सिटीजन्स की लाइफ को मुश्किल किया जा सके। सैंक्शंस की वजह से वो कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकती और उस कंट्री में गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है, इन्फ्लेशन होता है और चीजें महंगी होने लगती हैं। और जब ये सब कुछ होता है तो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है और गवर्नमेंट को अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। बट नॉट इन नॉर्थ कोरिया केस। नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेसी नहीं है और किम्स फैमिली के प्रोपेगेंडा की वजह से उन पर ना के बराबर असर पड़ता है। नॉर्थ कोरियन रजीम कम्प्लीटली मीडिया पर कंट्रोल करती है, जो कि बहुत बुरी हार को भी एक बहुत बड़ी जीत की तरह पेश करते हैं। नॉर्थ कोरियन रजीम को बाहर से कोई भी ओवरथ्रो नहीं कर सकता, मगर वहाँ के लोग कर सकते हैं। बट नॉर्थ कोरियन रजीम ने उनको बाकी दुनिया से कम्प्लीटली आइसोलेट करके रखा है। दैट्स इट फॉर टुडे। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ पर।